नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। अयोध्या में दुर्गा मूर्ति रखने से पहले पंडाल को लेकर रुदौली के कोलवा गांव में बवाल हो गया। लेकिन बवाल क्यों हुआ, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। रुदौली तहसील के कुरवा गांव में जो है मूर्ति स्थापना को लेकर के जो है विवाद छिड़ गया था। वहां पे मामला था कि स्थान का परिवर्तन किया जा रहा था, जबकि परंपरागत के नियमानुसार जो है और सीएम का भी आदेश है कि जो मूर्ति की स्थापना या कोई नई परंपरा नहीं चालू हो सकती है, अगर चालू की जाती है तो उसके लिए पहले से तहसील प्रशासन है या डीएम को जो है इस मामले से अवगत कराना पड़ता है। और इसी तरीके का मामला कुलवा में देखने को मिला है, जहाँ पे दुर्गा पूजा की माँ की प्रतिमा का स्थापना होनी थी। वहां पे पंडाल भी लगा हुआ था, लेकिन वहां पे दो संप्रदाय से जुड़ा हुआ मामला था, जिसकी वजह से जो है प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में आया और मौके पे एसडीएम रुदौली प्रवीण यादव और सीओ आशीष निगम मौके पर और कोतवाल माई फोर्स के साथ वहां पहुंच करके जो आयोजक थे उनसे जो है जानकारी हासिल की। तो उनके द्वारा कहना था कि इसका परमिशन लिया गया है, जबकि अगर माना जाए तो एसडीएम द्वारा जो परमिशन दिया गया था, जो पुरानी स्थानों पे कई वर्षों से हो रहा था, उसी स्थान के लिए दिया गया था। लेकिन ये नए स्थान पे पूजा पर अर्चना करना चाह रहे थे, मूर्ति की स्थापना किया जा रहा था और नए स्थान पे पंडाल भी लगाया जा रहा था। और ग्रामीणों की अगर यहाँ पे माने तो ग्रामीणों का कहना है कि जो ये देवस्थान है सरकारी भूमि में दर्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पे किया जा रहा था, क्योंकि जहाँ पे हो रही थी दुर्गा पूजा वहां पे जगह काफी कम थी, जिसकी वजह से वो स्थान परिवर्तन किया जा रहा था। वही प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि नई परंपरागत किसी की भी पे चालू नहीं होने दी जाएगी। अगर इस तरीके का मामला था तो उनको पहले से आयोजकों को परमिशन लेना था, उसके बाद ही यहाँ पे नया कार्यक्रम होता है। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि यहाँ पे दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया गया है और कहा गया है कि अगर नई परंपरा चालू करना है तो उसके लिए प्रोसीजर में ला करके जो है नई एप्लीकेशन दे, उसके आधार पे रिपोर्ट के आधार पे जो अनुमति करने की परमिशन प्रदान होगी। और यहाँ पे एसडीएम ने भी ग्रामीणों को समझाया कि पूजा अर्चना जो है उसी के अनुसार जो है यथास्थान पे करें, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा। तो वहीं जालौन में तेलू भोज कार्यक्रम में शामिल हुए लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विष्णु पांडे। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक तेलू भोज कार्यक्रम में शामिल होने गए 50 से 60 या 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तेलू भोज में शामिल होने गए लोग जब तेलू भोज कर अपने घर वापस लौटे तो उनको उल्टी, दस्त व पेट में दर्द उठने लगा। जैसे ही ये लोग अचानक बीमार हुए, कुछ लोगों को उल्टियां और बहुत तेजी से पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद सभी के घर के लोगों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी के घर के लोगों ने उन्हें उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने कुछ की हालत नाजुक होने पर उनको उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ौदा कला का है, जहां बड़ौदा कला में कल एक तेली भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 60 से 70 लोग तेली भोज कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहीं सभी लोग जब उस कार्यक्रम से वापस घर लौटे तो अचानक सभी बीमार पड़ गए, जिसके बाद सभी को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं भर्ती होने के बाद कुछ लोगों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं तेली भोज कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बीमार हुए सभी लोगों के घर के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। तो वहीं मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में कटोरा लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन क्यों उतरे हैं, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। में आज समाजवादी पार्टी ने एक धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, गाजियाबाद में एक जीएसटी ऑफिस के अंदर एक व्यापारी ने अपने कपड़े उतार कर एक प्रदर्शन किया था। उसका 1,90,000 रुपए का उसका चालान काट दिया था, उसके ट्रक का चालान काट दिया था। व्यापारी ने काफी हंगामा किया। उसके बाद आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिस तरीके से व्यापारियों के साथ यहाँ तानाशाही और बदसलूकी की जा रही है, लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है। और वहीं मेरठ के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी राकेश कुमार का कहना है कि हमने आज यहाँ प्रदर्शन किया है और माननीय राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंप दिया है, लेकिन अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती, जो चालान उसके पर व्यापारी पर हुआ है वो चालान वापस लिया जाए
और उसके बाद अगर ये सब चीजें नहीं मानी जाती हैं तो एक बड़ा आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो वहीं मेरठ में मुंडाली में जुलूस निकालने के मामले में 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन क्यों हुई है गिरफ्तारी, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। में यति नरसिंहानंद के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। उसी के बीच थाना मुंडाली क्षेत्र में एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखते हुए मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि बिना अनुमति ये धरना प्रदर्शन किया गया है। लोग बच्चों के हाथ में डंडे हैं और जो साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते राकेश कुमार मिश्रा ने इसमें कार्रवाई करते हुए 150 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुकदमा दर्ज हुआ है और जिसमें 30 लोग नामजद बताए जा रहे हैं। 15 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी जारी है। देखना अब ये होगा आखिर इन बच्चों के बीच में कौन है खास शख्स जिसके चलते ये इतना बड़ा प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो वहीं हरदोई में पुलिस ने अधेड़ को पीट कर मार डाला और घटना के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता आनंद त्रिवेदी। जगा देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें कि बिलकराम थाने की जो पुलिस देर रात एक दबिश पर जाती है और वहां से एक अधेड़ को घर से निकाल कर लाती है और उसके बाद अधेड़ की पिटाई कर करके उसको मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बिलकराम का है, जहां पर देर रात पुलिस जाती है और उसके बाद में उसको वहां से उठा के लाती। देर रात 1 बजे की ये घटना है और वहां उसके बाद में जब उसकी मौत हो जाती है, इलाज के लिए बिलकराम CHC जाता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में वहां गुस्साए परिजनों ने जब पुलिस वहां पहुंची, पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर ASP नरपेंद्र कुमार का कहना है कि जो पुलिस वहां गई थी वो अज्ञात पुलिस थी, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या सच्चाई है और क्या इसमें पुलिस ने जो हत्या की है, क्या इसमें पुलिस की जो साजिश है, क्या इसमें कैसे पुलिस को सजा मिलेगी, अब ये देखने की बात होगी। हालांकि पूरे मामले पर लगातार आपको बता दें कि कार्रवाई चल रही है। अभी ASP साहब मौके पर हैं वहां पे, लेकिन अभी हालांकि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभी भी कोई स्पष्ट एक रास्ता नहीं निकला है कि पुलिस का क्या रोल है। लेकिन जो पुलिस का कहना है कि हम वहां पे नहीं थे। अब देखने की बात ये होगी कि आखिरकार तो किसने हत्या की है, ये राज बना हुआ है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी। तो वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों और विश्वविद्यालय के प्रशासन के बीच हंगामा हो गया, लेकिन हंगामा क्यों हुआ, मामला क्या है पूरा, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का हंगामा। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन के बीच में हंगामा। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। नो व्हीकल जोन को लेके जो कहा सुनी इस समय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रशासन और छात्रों के बीच में हुई है। साफ तौर पे छात्रों का कहना है कि जो नियम और कानून है वो सिर्फ विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए है, वहीं जो नियम और कानून है वो ना विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए है, ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के लिए है। इस पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और काफी विश्वविद्यालय में हंगामा भी कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय के छात्रों का ये भी कहना है, अगर इस तरह से तानाशाही चलती रही और ये नियम खाली छात्रों पर लागू किए गए तो इस मामले को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस बात को लेके विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर भी मौके पर पहुंचे और जो कमिश्नरेट पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची है और छात्रों को समझाने का लगातार प्रयास कर रही है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइड। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां बड़े साइबर अटैक में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये नया मोड़ क्या है, पूरी खबर क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग।
में 3 तारीख को हुए साइबर हमले के बाद अब एक नया मोड़ निकलकर सामने आने लगा है, क्योंकि आज एडीजी लोयन आनंद भरने ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके का ये साइबर क्राइम उत्तराखंड के अंदर घटा है, इसको क्राइम ही कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसकी लगातार जांच कर रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा क्लू सामने नहीं आया है कि ये साइबर अटैक था या फिर फिरौती के लिए कोई इस तरह का मामला निकल कर सामने आया है। हालांकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें 2 मेल जरूर पुलिस को प्राप्त हुई हैं, उन मेलों की जांच की जा रही है और जल्द ही उनके जो मेल भेजने वाले हैं उन तक पुलिस पहुंचती हुई नजर आएगी, जिसके लिए एक SIT भी गठित कर दी गई है। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरीके से देखा जाए जो पूरा उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं साइबर अटैक से एक तरीके से दहलता हुआ नजर आया और तमाम जो सरकारी वेबसाइट थी वो ठप हो गई थी और जिसके बाद अब कहीं ना कहीं उसको पूर्ण रूप से चालू कर दी गई है, क्योंकि जो एडीजी लोयन है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितनी भी साइटें थी वो सभी चालू कर दी गई हैं, सारा डाटा सिक्योर कर लिया गया है, यानी कि कोई भी डाटा की नुकसान उत्तराखंड को नहीं हुआ है। लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अपना ही डाटा नहीं बचा पा रही है, अपनी वेबसाइटें नहीं बचा पा रही, तो जनता को किस तरह सुरक्षित रखेगी। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सरकार को भी फेलियर साबित करते हुए कांग्रेस ने बयानबाजी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं इसके बचाव में उतरी है और बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने साफ तौर पे कहा है कि शुरुआती दौर में जिस तरीके से देखा गया तो वायरस नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद इसकी जांच की गई और जांच करने के बाद जो निकलकर सामने आया है उसके बाद एक अज्ञात लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अभी पुलिस के पाले में कहीं ना कहीं गेंद है और पुलिस इसकी जांच कर रही है और जल्द ही कहीं ना कहीं इसका खुलासा कर दिया जाएगा कि आखिर ये साइबर अटैक है या फिर फिरौती के लिए कोई इस तरह का कदम उठाया गया है। इसकी जांच होना भी बाकी है और जल्दी इसकी जांच होगी और जल्दी जो लोग इसके पीछे होंगे वो गिरफ्तार किए जाएंगे। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। अगली खबर यूपी के हापुड़ से, जहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लड़कियों के चाचा की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस मामले में, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लड़कियों के चाचा की पीट कर हत्या कर दी है। आपको बता दें, हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र के रजापुर गांव में 2 दिन पहले 2 लड़कियां मंदिर के लिए जा रही थी, तभी गांव के कुछ दबंग लड़कों ने उनके साथ छेड़खानी कर दी। जब लड़कियों के परिजनों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर लड़कियों के परिजनों के साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट की। वहीं लड़कियों के एक चाचा अजय को भी दबंगों ने बुरी तरह लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया था। गंभीर हालत में अजय को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल देर रात उपचार के दौरान अजय ने दम तोड़ दिया है। अजय की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला सिंबावली के रजापुर का बताया जा रहा है, जहां 2 दिन पहले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की थी और अजय को इतनी बुरी तरह मारा पीटा था कि अजय की उपचार के दौरान मौत हो गई है। हालांकि सिंबावली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शेष आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कह रही है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन संजू सैनी के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। तो वहीं मेरठ के मवाना में पार्टी से अपहरण करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। मवाना क्षेत्र में एक सत्यम नाम के युवक ने नहर के किनारे बैठकर अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी की थी और जब से ही सत्यम लापता है। परिवार वालों का आरोप है कि सत्यम के दोस्त ने ही उसका अपहरण कर उसको गायब कर दिया है और वहीं थाने में इसकी सूचना दी। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और उसकी छानबीन में कई अन्य टीमें लगाई भी गई हैं, लेकिन सत्यम का आज 3 दिन पूरे होने के बाद भी अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। वहीं परिवार वालों ने ग्रामीणों के साथ आज थाने के बाहर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि या तो सत्यम की बरामदगी करी जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने सीओ मवाना को मौके पर भेज दिया है और उसकी जांच की जा रही है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि दिल्ली के किसी को भी चुनाव में अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। केजरीवाल ने इससे पहले हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आप समर्थन के बिना राज्य में कोई भी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने पार्टी के पार्षदों से अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। यह सुनिश्चित करने को कहा कि उन्होंने वार्ड से कूड़े को उचित तरीके से संग्रह और निपटारा किया जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के इस चुनाव में आपकी अहम भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। हम चुनाव जीतेंगे बशर्ते आप अपने इलाकों से कूड़े का उचित संग्रह और निपटारा सुनिश्चित करें, जो एक बहुत ही बुनियादी बात है। लेकिन आज के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी सबक यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कभी चुनाव को हल्के में नहीं लेना। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां तय की गई फीस पर मरीज द्वारा ऐतराज करने पर डॉक्टर के बाउंसरों ने मरीज की जमकर पिटाई कर दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। गोरखपुर में एक मामला बड़ा ट्रेंड में है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर के गैस्ट्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिजीत सरकारी और एक सिपाही के बीच मारपीट का मामला जोरों पे है। बीते दिनों जो है अभिजीत सरकारी के वहाँ खलीलाबाद का रहने वाला एक युवक अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के गैस्ट्रोलॉजी से संबंधित इलाज के लिए अभिजीत सरकारी के वहाँ पहुँचा था। इसमें अभिजीत सरकारी ने जो उनके कर्मचारी हैं उन्होंने 1100 रुपये अल्ट्रासाउंड के मांगे, तो अभिजीत सरकारी से सिपाही ने पूछा, साहब खलीलाबाद में 800 रुपया लगता है तो यहाँ 1100 क्यों? इस सवाल पे डॉक्टर अभिजीत सरकारी ने जो है अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया और गाली गुप्ता देते हुए उसे अपने बाउंसरों से मारा और पिटवाया, जिसका सोशल मीडिया पे वीडियो जम के खूब वायरल हो रहा है। वहीं करंट थाना क्षेत्र का ये मामला है। आपसी बीच बचाव के बाद ये मामले को सुलझा दिया गया था। फिर बीते दिनों 2 दिन के बाद सिपाही फिर पहुंचा और कहा, आपने मुझे गाली गुप्ता क्यों दिया और आपने मुझे क्यों मारा, जिससे काफ़ी वो आहत था। इस घटना को लेकर के उसका 4 साल का बच्चा भी आहत है, उसकी पत्नी भी आहत है, पत्नी से भी छेड़छाड़ हुई, बच्चे इससे काफ़ी सहमा हुआ है। वहीं सिपाही ने निलंबित कर दिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है। लोग फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से जो है सिपाही की जो मार खाने की वीडियो है सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही है। अब देखना यह है क्या सिपाही को न्याय मिल पाता है या नहीं, क्या डॉक्टर अभिजीत सरकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाता है या नहीं। अवनीश मणि, गोरखपुर, इंडिया। तो वहीं गोरखपुर में चौरी चौरा के विधायक सरवन निषाद ने मंगलवार को माड़ापार गोबरिया में जीडीए द्वारा जमीन अधिग्रहण को लेकर 9 गांवों को किसानों के साथ बैठक की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर के चौरी चौरा विधायक ने लगाया चौपाल। हम आपको बता दें कि चौरी चौरा विधायक ने चौपाल लगा करके किसानों के हित की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है इसको लेकर के वो मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और किसान हित की बात करेंगे, किसानों की आवाज़ उठाने का काम। आज उन्होंने जो चौपाल के माध्यम से किसान हित में बात की और हम आपको बता दें कि इंजीनियर सरवन निषाद ने जो है आज गोबरहिया के माड़ापार में इस चौपाल को लगाया और किसान हित में बात की। उन्होंने कहा कि जो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसको लेकर के वो मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और साथ ही इस पे वो समीक्षा बैठक करेंगे, बात करेंगे, ताकि जो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है उनका जो नुकसान है, मुनाफा है, कम से कम किसानों के हित में होना चाहिए, किसानों को लाभ हो। इन सब विषयों को लेकर के इंजीनियर सरवन निषाद जो है मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और किसान हित की बात करेंगे। इस अवसर पे जो है वहाँ करीब सैकड़ों की तादाद में किसान और भाजपा के कार्यकर्ता लोग मौजूद थे। इंजीनियर सरवन निषाद ने कहा कि जो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है उन सबको लेकर के मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा और उनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा। अवनीश मणि, गोरखपुर, इंडिया। तो वहीं हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और पटाखे जलाकर जीत का जश्न मनाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विस्तार पूर्वक हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा।
चुनाव में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित जीत से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर, पटाखे जलाकर अपना जश्न मनाने का काम यहाँ पर किया और खुशियाँ बांटकर अपने एक दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देने का काम किया। जिस तरीके से ये रिजल्ट परिणाम यहाँ पर आए तो ऐसा समझा जा सकता है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है और इस चुनावी जीत के असर से उत्तराखंड में भी प्रभाव डालने की बात यहाँ पर करते हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में केदारनाथ का जो विधानसभा का उपचुनाव होना है उसमें इस जीत का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर हर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है क्योंकि उनके द्वारा जो मेहनत वहाँ पर की गई थी उसके सफल परिणाम आज देखने को मिला और बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई है। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैमरा, इंडिया वाइज, देहरादून। अगली खबर अयोध्या के रुदौली से, जहां कोतवाली क्षेत्र सूजागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट साकेत कुमार त्रिपाठी की बीते 4 अक्टूबर को अस्पताल परिसर में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, इस पूरी घटना के बारे में और इस पूरी जांच पड़ताल के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजागंज में फार्मासिस्ट की मौत हो गई थी रहस्यमय ढंग से और ये मामला जो है 4 अक्टूबर का बताया जा रहा है। 4 अक्टूबर को जो है जब चौकीदार दरवाजा बंद करने के लिए गया तो देखा कि प्रयोगशाला में है जो फार्मासिस्ट था उसका शव पड़ा हुआ, अंदर से दरवाजा बंद था और काफी दरवाजा खोलने के बाद पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजा खोला गया तो उसमें उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। जैसे लग रहा था कि किसी जहरीले पदार्थ से खाने से उनकी मौत हुई है और पूरा पुलिस ने जो है तुरंत शव को कब्जे में लेते हुए जो है पीएम के लिए भेज दिया था। लेकिन जो पीएम रिपोर्ट थी, पीएम रिपोर्ट में जो है बिस्रा के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। वजह यह थी कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और मौत किस वजह से हुई अभी ये सब रिजर्व में ही है कि जब बिस्रा रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये मामला क्या था। लेकिन अगर वही सूत्रों की माने तो जो आत्महत्या करने के पीछे जो है फार्मासिस्ट द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग में कुछ लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे लिए गए थे, उसी पैसे के लेन देन को लेकर के जो है ये घटना घटी है। और ये माना जा रहा है कि जो फार्मासिस्ट थी उसकी मौत जो है 3 तारीख की रात को हुई थी, जबकि जो उसका शव जो है 4 तारीख को मिला था। तो ये कई घंटे बीत चुके थे उसकी मौत हुए। लेकिन अब ये पुलिस सारे पहलुओं को लेकर के बारीकी से जानकारी हासिल कर रही है और माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक जो 3 अक्टूबर को जो रात में सफेद रंग की जो है स्कॉर्पियो भी जो है उनके साथ ये बैठे हुए देखे गए हैं और आते जाते देखे गए। तो इससे माना जा रहा है जो स्कॉर्पियो में सवार लोग थे उन्हीं लोग आए हुए थे और कुछ पैसे की लेन देन को लेकर के जो भी विवाद हुआ हो तो जिसकी वजह से जो है फार्मासिस्ट साकेत कुमार त्रिपाठी ने जो है ये खौफनाक कदम। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय पर जश्न मनाया। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की जीत के साथ वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वाराणसी में गुलाब बाग कार्यालय पर वाराणसी के तमाम भाजपा कार्यकर्ता इस वक्त उपस्थित हैं और ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं में भी काफी जोर दिखाई दे रहा है। लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने को लेकर पूरे वाराणसी से पूरे यूपी में जो है इस वक्त जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। लगातार ढोल नगाड़ों के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी है, आतिशबाजी की है, वही पीएम मोदी को मिठाई खिलाकर जश्न का माहौल बनाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि लगातार तीसरी बार यह जीत पूरे यूपी में जो है आगामी चुनाव को में असर दिखाएगी और पूरे यूपी के सहित अन्य प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में लगातार यह जीत जो है असर डालेगी और लगातार बड़े पैमानों पर लगातार और जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी जो है यह लगातार जो है असर डालेगा। वाराणसी, धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। तो वहीं हरियाणा में बंपर जीत के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है अनिल विज ने, बता रहे हमारे सहयोगी पीएस कुलियानी। विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा समर्थकों में काफी जोश दिखाई दे रहा है। अपनी जीत होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा की नीतियों में विश्वास जताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों में जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है और हरियाणा की जो सरकार की नीतियां थी उनसे खुश होकर लोगों ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। अनिल विज ने कहा कि ये उन मतदाताओं की जीत है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम किया और एक बार फिर बहुमत से सरकार बनाई। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस।
तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।